वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आइए आज हम साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और इस चैप्टर के नाम पे जैसे देखा जाए तो दो वर्ड्स आ रहे हैं। एक आएगा केमिकल रिएक्शन और दूसरा जो है वो केमिकल इक्वेशन। तो हमने इस पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो पहले जो है हम केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद फिर हम केमिकल इक्वेशंस पे आएंगे, उसकी फिर बैलेंसिंग भी हमने करनी है और फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हमने नाइन्थ में भी थर्ड चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें भी हमने इस केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो केमिकल रिएक्शन वैसी प्रोसेस है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। सिंपल वे में केमिकल रिएक्शन कब टेक्स प्लेस होगा, जब उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। अब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो किसी ना किसी सब्सटेंस से ही फॉर्म होगा। मतलब इनिशियली हमने कोई सब्सटेंस लेना है, उसमें जो भी चेंजेस आएंगे उसके बाद ही तो वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो है इस केमिकल रिएक्शन में या इस प्रोसेस में बेसिकली दो सब्सटेंस आते हैं, एक जिसको हम यूज अप करते हैं और दूसरा जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो अब बार बार हम कहें कि हमने कुछ सब्सटेंस लिया और फिर कहें कि कुछ नया सब्सटेंस बना, तो इन्हें हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिए। तो वैसे वाले सब्सटेंस जो इनिशियली यूज होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है, तो जिसमें रिएक्टेंट जो है किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस तरीके से वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। और हम केमिकल रिएक्शंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, कि रिएक्टेंट और बीच में हमने एरो लगा दिया और क्या आरएचएस साइड पे क्या लिख दिया, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट बोलते ही हमें समझ आ जाना चाहिए वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और प्रोडक्ट बोलते ही अंडरस्टूड है कि वैसे सब्सटेंस जो उस प्रोसेस में फॉर्म हो रहा है। तो सिंपल वे में केमिकल रिएक्शन हमारा क्या हो गया, तो इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो सिंपल वे में वैसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। आइए अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मैंने कई सारे एग्जांपल ले रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल ही देख लीजिए, C+O2 और गिव्स क्या है, CO2। तो C+O2, तो ये जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है ये दोनों के दोनों ही रिएक्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अकेला कार्बन रिएक्टेंट है या अकेला O2 रिएक्टेंट है, दोनों के दोनों रिएक्टेंट है। और जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बीच में ये जो हमने एरो लगा रखा है, ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमेशा रिएक्टेंट साइड से किस साइड जाएगी, प्रोडक्ट साइड। मतलब LHS से हम RHS की तरफ ऐसे एरो लिख देंगे, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये जो CO2 है, वैसे नाम आपको पता होगा, फिर भी ये क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें भी मैंने रिएक्टेंट्स दो ले रखे हैं और प्रोडक्ट जो है वो एक सिंगल वन है। CaO जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बनाया उन्होंने वो CaCO3, जो कि क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब दो एग्जांपल्स देख के हमें ऐसे लगेगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो इसी फॉर्म में होते हैं या हमारे लैब या फिर हमारे टेस्ट ट्यूब या बीकर में ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे आसपास भी डेली लाइफ में भी टेक्स प्लेस होते हैं और विद इन द आवर बॉडी भी टेक्स प्लेस होते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो हमने मिल्क लिया और मिल्क से ही क्या फॉर्म होता है, कर्ड। तो उसके हिसाब से वहाँ पे कर्ड जब फॉर्म होगा तो एक न्यू सब्सटेंस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। सेम वैसे ही डाइजेशन ऑफ फूड है,
तो जो फूड हम इनटेक करते हैं उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लेकिन जब उसका डाइजेशन हो जाता है तो वो सिंपलर फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, न्यू सब्सटेंस बना। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, न्यू सब्सटेंस बना। फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए। तो ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है ये भी हमारे लिए केमिकल रिएक्शन है। फिर दो एग्जांपल और, फिफ्थ और सिक्स्थ आपको दिख रहे होंगे, प्लांट से भी रिलेटेड है और रेस्पिरेशन तो दोनों प्लांट और एनिमल्स से रिलेटेड है। तो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं वो इसी प्रोसेस से करते हैं, और इसमें फूड प्रिपेयर हो रहा है जो किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6, वो भी एक न्यू सब्सटेंस बना। तो फोटोसिंथेसिस भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। फिर रेस्पिरेशन 9th पे पढ़ा हुआ है, वो क्वेश्चन आपको याद ही होगा कि वाई रेस्पिरेशन, ठीक है, कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम आंसर उसमें यही कहते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है, जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो बर्न होके एनर्जी प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ CO2 और H2O भी प्रोड्यूस करती है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। अब जो 7th एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये थोड़ा हमारे काम का है, क्योंकि इस 7th वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जो हमारे इंटरनल एग्जाम्स में या फिर बोर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं। तो 7th एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना जरूरी है। तो मैग्नीशियम की बर्निंग है तो हम मैग्नीशियम लेंगे, सिंबल होता है Mg, प्लस में हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट जो बना है वो MgO। तो इसमें भी आप देखिए न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो 2 क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या है, तो लैब में जो हम मैग्नीशियम स्टोर करके रखते हैं वो रिबन के फॉर्म में होता है, रिबन स्ट्रिप्स के फॉर्म में होता है। तो लैब में हमने मैग्नीशियम रिबन्स रखे हुए हैं, अब हमने उसे जलाना है। तो उसे जलाने से पहले जो है क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं जलाने से पहले। तो मैग्नीशियम एक मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, तो लैब में जब उसे हम रखे रहेंगे तो वो आसपास जो एयर है उसमें कई सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो वो मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस पे मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर फॉर्म कर देता है। तो जैसे ही मैग्नीशियम अपने ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म कर देगा तो वो लेयर अब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर उसे जलने से रोकेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसे क्लीन करना है। तो जैसे ही हम क्लीन करेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर से ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर रिमूव हो जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, उसे ऑक्सीजन के साथ बर्न कर लेंगे और वो इजीली बर्न हो जाएगा। कई स्कूलों में क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। वैसे जो लेयर होती है वो दोनों ही फॉर्म हो सकती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो मैग्नीशियम दोनों के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्साइड की भी लेयर हो सकती है और मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी। तो उसे रिमूव करेंगे तब वो इजीली बर्न होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, तो हाउ द मैग्नीशियम रिबन विल बर्न एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। कि मैग्नीशियम रिबन को चलो हमने क्लीन कर लिया, अब उसे हम जला रहे हैं तो वो जलेगा कैसे, और जलने के बाद प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो वो वाइट डेजलिंग फ्लेम से बर्न होता है। वाइट डेजलिंग फ्लेम आपको पता ही होगा, घर पे जो LPG गैस हम बर्न करते हैं वहाँ पे भी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ब्लू फ्लेम होती है। कैंडल हमने बर्न किया, वहाँ आप देखिएगा येलो फ्लेम बर्न प्रोड्यूस होती है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। डेजलिंग वर्ड चमकीला, जैसे या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो क्रैकर्स है वो उसे हम जब जलाते हैं वो फुलझड़ी, तो उसमें भी जो है वाइट स्पार्कल सा जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नीशियम रिबन जब भी बर्न होगा तो वो वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आ गया कि कैसे बर्न होगा। सेकेंड है कि प्रोडक्ट क्या बनाता है, तो ऊपर रिएक्शन में हमें दिख रहा है Mg+O2 गिव्स MgO। तो जब भी ये जलेगा बर्न होगा तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, और वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किस फॉर्म में होती है, वाइट पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों ही जो है क्वेश्चन ये थोड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, इसे आप थोड़ा लर्न भी कर लीजिएगा कि ये किस तरीके से बर्न हो रहा है और मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है कुछ केमिकल रिएक्शन समझ लिया है, उसके हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ से थे और कुछ जो है नॉर्मली जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है कि कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हुई है, कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है। तो अब हमने जो देखना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 4 मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आता है, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 4 जो मेन पॉइंट है जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो सबसे पहला जो है वो है चेंज इन स्टेट। ठीक है, कि रिएक्टेंट लेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई एक स्टेट नया फॉर्म हो जाएगा, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। और स्टेट्स कौन कौन से हैं तो आपको पता ही होगा 3। एक हमने लेना है कौन सा, सॉलिड, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के ब्रैकेट में ऐसे S लिख के। ठीक है, एक जो हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, लिक्विड, और जो हम लिक्विड लेते हैं वो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में हमने L लिख लेना। ठीक है, तो वो हमारे लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड स्टेट गैस है, और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर G लिख के। तो ये 3 स्टेट्स आ गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और एक और स्टेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो एक्वस। ठीक है, तो एक और स्टेट होता है जिसे हमने एक्वस नाम दिया, ये भी लिक्विड स्टेट ही होता है, और इसे हम ब्रैकेट में सब्सटेंस के क्या लिखते हैं, AQ। अब लिक्विड और एक्वस में डिफरेंस क्या है, तो लिक्विड जो है वो प्योर लिक्विड है, लेकिन एक्वस जो है वो एक तरीके का सॉल्यूशन है, और वैसा सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो एक्वस कहाँ पे आएगा, किसके लिए आएगा, तो सॉल्यूशन इन विच जो वाटर है इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब हमने वाटर लिया, सिर्फ वाटर लिया, तो उसके ब्रैकेट में हम L लिखेंगे, लेकिन हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करके बनाया तो उसके ब्रैकेट में हम AQ लिखेंगे, या शुगर सॉल्यूशन बनाया है तो उसके ब्रैकेट में हमने AQ लिखना है, क्योंकि वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन वैसा जहाँ सॉल्वेंट कौन है, वाटर। अब चेंज इन स्टेट से कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो रिएक्टेंट का स्टेट मान लीजिए सॉलिड और लिक्विड था, रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुए, वहाँ सॉलिड प्रोडक्ट भी बना, लिक्विड प्रोडक्ट भी बना, पर एक प्रोडक्ट गैस फॉर्म वाला भी आ गया, और वो गैस फॉर्म जैसे मैंने एग्जांपल कहा उसमें रिएक्टेंट साइड नहीं था। तो इस तरीके से स्टेट में चेंज आया और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है लिक्विड हो, बाद में सॉलिड आ जाए। तो जब भी एक नया स्टेट हमें प्रोडक्ट साइड पे दिखेगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ है। ठीक है, अब जो है हमने दूसरा जो है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है। तो जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर का जो है कंसेप्ट, तो इसमें भी क्या है, रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्टेंट का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर था, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका कलर कुछ और आ गया। तो रिएक्टेंट का कलर कुछ और था, प्रोडक्ट का कलर कुछ और आ गया, तो चेंज इन कलर हो गया, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस है। या फिर रिएक्टेंट कलरलेस था और जो प्रोडक्ट बना वो कलर्ड हो गया, तब भी चेंज आया। या फिर रिएक्टेंट कलर्ड था और जो प्रोडक्ट बना वो कलरलेस हो गया तब भी चेंज इन कलर है। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ। ठीक है जी। अब जो तीसरा जो है वो कौन सा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो अब हमने जो देखना है वो कौन सा है, इवोल्यूशन ऑफ
गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब वही प्रोडक्शन ऑफ गैस है कि कोई गैस जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है। तो जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है ये क्या होगा, तो हमने इसका एग्जांपल पहले भी देख लिया कि रिएक्टेंट लेंगे और प्रोडक्ट साइड कोई एक गैस, न्यू गैस फॉर्म हो जाएगी, तो वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस है। तो जैसे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, कार्बन प्लस में हमने क्या लिया था, O2। कार्बन प्लस में हमने O2 लिया था और जो प्रोडक्ट बना था वो हमारा कौन सा बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक गैस है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ। ठीक है जी, तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखा जाए तो हमने क्या है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 पता ही होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमने H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें जो है हमने जिंक ग्रैन्यूल्स प्लेस कर दिया। ठीक है, इसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स, तो जिंक ग्रैन्यूल्स क्या है, जिंक के छोटे छोटे पीसेस। तो जैसे ये हम मिक्सअप करेंगे इन्हें, तो यहाँ पे देखा जो प्रोडक्ट बनता है वो फॉर्म होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक और सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो प्लस में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, H2, जो कि क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे भी तो इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक देखा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन स्टेट, दूसरा हमने देखा चेंज इन कलर, थर्ड जो है हमारा वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। आइए फोर्थ देख लेते हैं, और फोर्थ जो है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या है, तो रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा। अब रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम रहा और जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, या रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज़्यादा था और प्रोडक्ट जब फॉर्म हुआ तो टेम्परेचर कम हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर है। और चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। पर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स से सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना ज़रूरी है। अगर न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म नहीं हुआ और आपको ये चार कैरेक्टर्स दिख भी गए, या चार में से कोई एक या दो भी दिख गए, तब भी वहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि न्यू सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म होना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। आइए वापस आते हैं चेंज इन स्टेट पे, क्योंकि कन्फ्यूज़न हम क्लियर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। चेंज इन स्टेट पे आते हैं। अब आपने आइस लिया, ठीक है, आइस है, वाटर ही तो है, H2O, उसे मेल्ट कर दिया और वो लिक्विड फॉर्म वाटर में आ गई। पर अगर देखा जाए तो पहले आइस था, बाद में वाटर है, पर जो कंपाउंड है वो तो H2O था पहले भी और बाद में भी H2O, तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। स्टेट में तो चेंज हुआ लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, तो वो कोई एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। मान लीजिए वाटर लिया लिक्विड फॉर्म में, उसे हीटअप कर दिया, गर्म कर दिया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वो वाटर वेपर्स फॉर्म में चला गया, पर स्टेट भी चेंज हुआ। पहले लिक्विड फॉर्म में था और बॉईल करने पे, हीट देने पे वो वेपर्स फॉर्म में चला गया, स्टेट चेंज हुई, टेम्परेचर में चेंज आया, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, तो वो भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई डिटेक्ट करने के लिए है, पर सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है, केमिकल रिएक्शन तभी परफॉर्म होगा जब वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चेंज इन टेम्परेचर या ऑन द बेसिस ऑफ हीट हम केमिकल रिएक्शंस के दो टाइप्स को पढ़ेंगे।